हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। एंड यहाँ पे आपको पता है कि साइंस के एक छोटा सा मॉक टेस्ट हम देखने वाले हैं जो कि आपके लिए किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके सुपर टेट में भी जीएस के रूप में आएगा और साथ ही साथ अगर आप सी टेट एमपी टेट दोनों में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस वही है जो इन सारे एग्जाम्स में साइंस का है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए और रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं करूँगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चन इसी जो सेट है उसी में से रहेगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या फिर OH, ये देखिए निगेटिव का ऑप्शन जो है साइन लगा हुआ है, आयन देता है। अम्ल मीन्स एसिड होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं जो है ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो क्या प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो अभी आपने ऊपर ही देख लिया है कि प्रोटॉन कौन देता है, ये तो अम्ल देता है, तो भस्म नहीं दे सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। बाकी के 3 बचे हैं, इसी में से गेस कर लीजिए। तो भस्म क्या करता है, ये प्रोटॉन देता नहीं है, ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल, लवण, ईस्टर, अल्कोहल। तो देखिए, एसिड और बेस है ना, अम्ल भस्म जो दोनों आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जल और लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, लवण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है क्या? अम्ल, भस्म, लवण, लवण व जल। अभी मैंने ऊपर आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, उदासीनीकरण मतलब वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल उसमें लवण और जल बनता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र या इनमें से कोई नहीं। जिनका भी यूज़ अम्ल या भस्म का प्रयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। हिंदी में भी शायद अगर आपको पता बता दीजिएगा, भी शायद आए सामने। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पत्र होता है, वो जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या? अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। और यहाँ पे सही उत्तर होगा अम्ल। एसिड जो है वो क्या करता है, नीले रंग का लिटमस पेपर आप लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी सब्सटेंस इसमें डाला है वो कैसा है, एसिडिक है यानी अम्लीय है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अब ये इसका जस्ट उल्टा चीज़ हो गया। फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। तो अम्ल तो होगा नहीं, वो तो नीले को लाल करता है, लाल को नीले करने का काम भस्म करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ क्योंकि जो साइंस की हिंदी होती है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सही है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो बिल्कुल खतरनाक होती है, नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में ट्रांसलेट करती चल रही हूँ और समझते चलिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, क्षार कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वही बताइएगा। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, या फिर ये सभी। सही कथन। तो देखिए, क्षार जो होते हैं उनमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये बात सही है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये चीज़। सभी क्षार भस्म होते हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, केवल वही भस्म क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जाता है, उपर्युक्त सभी। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? फटाफट से ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन रुक के छुप रहा है, दिखा दूँ।
ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भस्मों का स्वाद होता है कैसा। ऑप्शन देखिए फटाफट से, सारे क्वेश्चन को दिमाग में लिखते चलिएगा क्योंकि इन्हीं में से कोई एक प्रश्न मैं लास्ट में आपसे पूछने वाली हूँ। तो भस्मों का स्वाद जो है वो थोड़ा खारा टाइप से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। भस्मों, चलिए देख लेते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। थोड़ा सा बेसिक ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की बुक से या फिर कोई भी सीबीएसई स्कूल में लगने वाली जो बुक्स होती हैं 7th क्लास की बुक में से पढ़ लीजिए आप, तो आपको काफ़ी क्लियर एकदम बेस से जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 7th क्लास की सीबीएसई की बुक देखिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है आपका, हाइड्रोक्साइड निगेटिव में जाता है ये आपका। नेक्स्ट देख लेंगे, सभी लवण होते हैं कैसे। वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अपघट्य, अस्थायी अपघट्य या फिर उदासीन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत अपघट्य। पीएच मान का निर्धारण जो है वो किसने किया। सिर्फ नाम बताना है, पीएच मान। कोई देखिए, ये जो पीएच मान होता है वही निर्धारित करता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा वो अम्लीय है या क्षारीय है ना, एसिडिक है या बेसिक है, ये कौन निर्धारित करता है, उसका पीएच मान, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको अलग से एक लर्निंग नीड पे वीडियो प्रोवाइड कराया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। तो वहाँ पे मैंने आपको पूरी स्केल बना के और चीज़ों को समझाया हुआ है, एक बार आप देखिएगा चैनल पे जाके, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सोरेनसन। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁷। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा। 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 14। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ क्योंकि पीएच मान के कई सारे क्वेश्चन हैं तो आप ताकि दे सकें। जैसे ये देखिए आपकी पीएच स्केल होती है, ठीक है, ये पीएच स्केल हो गई मान लीजिए। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से करके मान लीजिए बीच में ऐसे ही मैंने मान लिया है ये 7 है, ठीक है। और फिर इस तरह से ये 14 तक जाएगा, ठीक है, 0 से 14 तक जाएगा। तो 7 से लेकर और 0 तक अगर किसी चीज़ का पीएच मान है तो वो अम्लीय है, वो एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर 7 से 14 के बीच में किसी का मान है, किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू है, तो यानी कि वो एल्कलीन है, यानी कि वो क्षारीय है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बीच में हालांकि आपका काफ़ी जो है न्यूट्रल आता है, जैसे कि 7 है, 6 से लेके करीब 6, 5 वो आपके न्यूट्रल उसमें भी आ जाते हैं बीच बीच में। 7 बेसिकली न्यूट्रल माना जाता है, एकदम 7 जो है एकदम अगर 7 है किसी की वैल्यू तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन होगा, ना तो क्षारीय ना तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। 7 ध्यान रखिएगा अब इससे संबंधित क्योंकि कई प्रश्न हैं। अगला देख लेंगे, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है। अभी मैंने बताया 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7। तो अम्लीय घोल का 7 से कम, तो क्षारीय घोल का 7 से अधिक होगा। और उदासीन घोल यानी कि जो न्यूट्रल होगा उसका पीएच मान 7 होगा, है ना। अभी बताया एकदम एग्जैक्टली 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, बीच में जो रहेगा इधर वाले क्षारीय और इधर आएंगे कम में आएंगे तो अम्लीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन।
यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। रक्त का पीएच मान कितना है? अच्छा प्रश्न है, ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, झारखंड पीएससी में शायद। चलिए देख लेंगे क्या होता है सही उत्तर। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 एक एवरेज में है। दूध का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न अच्छे लग रहे हो प्लीज़ लाइक करिए, और ये चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.6। हाइड्रोक्सिल अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है। इसमें हाइड्रोजन जो पॉजिटिव में आएगा आपका आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जो लोग आर्ट साइड से हैं उनको थोड़ा ये सब समझने में तो दिक्कत हो सकती है, पर वो साइंस लेंगे ही क्यों। लेकिन सुपर डेट में कंपलसरी है, उसमें तो पढ़ना पड़ेगा आपको, साइंस है ना, 10 नंबर का वेटेज है साइंस का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, अम्ल लवण, भास्मिक लवण या मिश्रित लवण? जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल से मुक्त हो। सामान्य लवण कहलाते हैं, कॉमन सॉल्ट कहलाते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जाता है आपका डेवी ने। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? और इसके लिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो ये तो हमारा सेशन था, और अभी एक प्रश्न बाकी है जो आपसे पूछना है, और आज जो मैंने पढ़ाया उसी में से है। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है, जिससे मुझे समझ में आए कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कितनी क्या चल रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। और आपको खुद भी समझ में आएगा कि अभी तुरंत का पढ़ा आपको कितना याद है अभी फ़िलहाल। तो चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। चैनल न्यू है ये वाला तो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। और सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? सारे ऑप्शन सामने हैं, कमेंट सेक्शन में जाके ABCD में से आप आंसर बता सकते हैं। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, और बाकी लर्निंग नीट पे क्लास चल ही रही है 3 डेली, 10 बजे, उसके बाद शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। सो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।